नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गाला पेपर का इंग्लिश सेक्शन ए पेपर 2 का। नाउ सॉरी, मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ गए थे एंड स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम दैट, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर अभी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पेपर 2 इंग्लिश में सेक्शन ए में क्या क्या पूछा गया है, कैसे है क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, read the passage and answer the following questions. Okay, day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into the her head. ठीक है, तो ये बस की है, तो मतलब कि ये जो पैसेज दिया गया है वो मैडम राइट्स द बस में से लिया गया है। तो इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। वो इसमें कोई कहानी तो ऑलमोस्ट पता ही है हम लोगों को, मैडम राइट्स द बस की। तो देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वुड वली बी टू जेलस। ठीक है, वो जेलस क्यों हो रही थी? सो शी हैड नॉट सेट इन द बस। ओके, शी हैड नॉट सेट इन द बस। ठीक है, वो बस में नहीं बैठी थी, इसके लिए ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना। हर मदर डिड नॉट अलाउ हर। अब मम्मी की बात आ रही है कि मम्मी को तो पता ही नहीं था कि वो बस में जा भी रही, तो अलाउ करने वाली और नहीं करने वाली तो कोई बात ही नहीं आती है। सी ऑप्शन है, हर फ्रेंड्स हैड सेट एंड डिस्क्राइब द साइट टू हर। फ्रेंड्स तो थे ही नहीं। डी ऑप्शन आएगा, द विश टू गो फॉर बस ग्रू, बस राइड ग्रू इनटू द ओवरवेलमिंग डिजायर। ठीक है, तो बस में ट्रैवल करने की जो उसकी डिजायर थी ना, वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि अब उसको गुस्सा आता कि मैं बस में बैठ क्यों नहीं रही हूँ। ओके, तो ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following words is not a synonym of disapproval? Disapproval मतलब आप अप्रूव नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज को अप्रूव क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पसंद नहीं है। तो डिसलाइक तो सिनोनियम है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन साफ साफ आ गया, क्योंकि जो चीज आपको पसंद नहीं है तो आप उसी को डिसअप्रूव करोगे ना, तो ये इसका सिनोनियम नहीं है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन अगर अनसेटिस्फेक्शन होता तो ये उसका सिनोनियम होता। ओके, ऑब्जेक्शन भी आप तभी करते हो जब आप किसी चीज के लिए अप्रूव नहीं हो, और डिसकंटेंट भी तभी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, read the passage and answer the following questions. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra. ये है मिसबिल की कहानी। ओके, द ऑटर। तो ये पैसेज लिया गया है मिसबिल द ऑटर से। आइए देख लेते हैं क्या है बेटा। अब यहाँ पे सीधा मैंने आपको आंसर्स दे दिए, वाई टू वेस्ट टाइम। ओके, तो आपको भी इसकी कहानी पता ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई वर द ऑफिशियल्स एंग्री एट द ऑथर। देखो इसमें लिखा हुआ है। ओके, ये रहा, द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। ठीक है, वो उनको उड़ान भरनी थी और वो अभी तक पहुंचा नहीं था। सो आई वॉज रश थ्रू इट बाय द इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, मतलब गुस्से, जो सब गुस्से हो गए थे ना इतना लेट आने का। तो साफ साफ इसका आंसर बनता है बिकॉज ही वॉज लेट फॉर हिज फ्लाइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब उसको पूरा उठा के इसको आपको रखना होता है, ये बचपन वाले कॉम्पिटिशन होते थे पूरा उठा के, स्पेशली जब आपको पैसेज पता है। ठीक है, आपको ये पता है आपके चैप्टर में से ही है, तो आप डायरेक्टली उठा के इसको नहीं रख सकते हो, आपको अपने स्टेटमेंट्स में इसको फ्रेम करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द ऑथर कॉल फॉर द एयर होस्टेस। ठीक है, तो ऑथर ने एयर होस्टेस को क्यों बुलाया था? ओके, अब देखो यहाँ पर है, रैंक फॉर द एयर होस्टेस एस्ट्रो बुलाया एंड गेव हर द पार्सल ऑफ फिश, जो मिजबिल के लिए था कि वो एक ठंडी प्लेस पे रख दे। ठीक है, तो बस उसी को अपन को लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ऑथर कॉल्ड द एयर होस्टेस टू हेल्प स्टोर अ पार्सल ऑफ फिश, ओके, विच वॉज मीन फॉर द पेट ऑटर। ठीक है, जो उसके लिए था, और कीप इट इन द कूल प्लेस ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाई वॉज द ऑथर ग्रेटफुल टू द एयर होस्टेस। ठीक है, अब देखो, आई टुक हर माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट ईयर, आई रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर दैट ऑथर फॉर दैट एयर होस्टेस। वो पूरी कहानी बता रहा है एयर होस्टेस को, एंड शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा काइंड थी और वो उसकी प्रॉब्लम समझ गई। ठीक है, तो इसके लिए वो उसके क्या है, ग्रेटफुल है। तो क्या आ गया, द ऑथर वॉज ग्रेटफुल टू द एयर होस्टेस बिकॉज शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल। ठीक है, सिंपल से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस, ये नंबर 6, विदाउट द ब्रेड, स्वीट ब्रेड नोन एज, क्या बोलते थे उसको वो, बॉल। ओके, 7 नंबर, जस्ट एज अ पार्टी या फीस्ट, कुछ भी दोनों में से पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, या पहले फीस्ट लिखो फिर पार्टी लिखो, ठीक है, इस पे चल जाता है, और है ना तो और तो ढूंढता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, लूजेस हिज चार्म विदाउट ब्रेड। ओके, ये गोवन वाले का चैप्टर है ना, ठीक है, ब्रेड के बगैर चार्म लूज हो जाता था पार्टी का या फीस्ट का, दैट इज नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, आंसर कैसे लिखना होता है बेटा, 2 मार्क का एक होता है ना। मैं हर साल बच्चों को यही बोलती हूँ कि ये ना फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से लिया गया है, उसके ऑथर कौन है। तो समझिए, अब देखो मेरी पॉइंट को समझना, एक पूरी अपन माइंड गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, 2 मार्क का है, ठीक है। आपको ये पता है कि इंग्लिश में पूरे के पूरे 2 मार्क तो मिलते हैं नहीं, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे, आप सिर्फ नॉर्मली आंसर लिख दोगे ना, तो आपको 1 मार्क तो मिलेगी मिलेगी, इतना क्लियर है। अगर आप द चैप्टर इज टेकन, द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर आप ये लिखते हो तो आपको उसके भी आधे मार्क मिलेंगे। मतलब टीचर जो है वो मजबूर हो जाएगा आपको 1.5 मार्क देने के लिए। बात समझे, तो आपकी कितनी कट रही है, सिर्फ आधी मार्क कट रही है, वहां पे उनको 1 मार्क देने का पॉइंट है। अब जो आप आंसर लिख रहे हो उसको तो 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा, हम आधी मार्क कैसे और टीचर के अंदर से निकलवाए ना, ये एक तरीका होता है। तो मैं हर साल बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए आंसर के अंदर। अब जो बच्चे फॉलो करते हैं या जो लास्ट वाले कोई बच्चे हैं जो आपके सीनियर हो, जिन्होंने आपको रिकमेंड किया हो चैनल, उनसे पूछिएगा कि क्या उसका फ़ायदा उनको मार्क्स में वो चीज़ इफेक्ट दिखा था कि नहीं दिखा था, ये होता है, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चन ऐसा है, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है, लेंचो को उन्होंने क्यों पैसे दिए थे और उन्होंने उस लेटर पे गॉड का साइन क्यों किया था, ठीक है। अब ये लेंचो वाला चैप्टर, पहला पहला चैप्टर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ठीक है, किसने लिखा था, GL फंटेस। ओके, थोड़ा सा अगर थीम लिख दोगे ना तो और बेटर रहेगा, अगर नहीं लिखना है तो ओके, अगर थोड़ा सा थीम, ठीक है, खुद के शब्दों में ही, जैसे मेरे पे लिखा हुआ है, द स्टोरी फॉलोस लेंचो, जो एक पुअर फार्मर था जो लेटर लिख रहा है गॉड को, क्योंकि हेल्स्टॉर्म की वजह से उसके सारे सारे क्रॉप्स जो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एक थीम बता दिया कि चैप्टर किस बारे में था, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका इंप्रेशन भी बनता है, और कहीं पे अगर आपकी कोई गलती भी होगी तो शायद वो निगलेक्ट हो जाती है, बिकॉज सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक फटाफट से हो जाती है, तो वो टीचर सब जब आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो उन सब चीज़ों को टीचर जो है वो नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि आप ज़रूर लिखिए इसको। नाउ द पोस्टमास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, ठीक है, वो भगवान में जो इतना ज़्यादा विश्वास था लेंचो का, वो उसको डगमगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना ज़्यादा भगवान में किसको विश्वास होता है, और एंड वांटेड टू हैव, तो उनको ऐसा था कि मेरा भी काश भगवान में इतना विश्वास हो। तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा मनी कलेक्ट किया और लेंचो को दिया, और वहाँ पे लेटर में गॉड का साइन किया, ताकि लेंचो को लगे कि पैसे जो है वो भगवान ने खुद ही दिए हैं, and he can believe that the money had been sent to him by the God, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड नेल्सन मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी क्वेश्चन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम, ठीक है, ये दिया है रिटन बाय द नेल्सन मंडेला। बेसिकली ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेल्सन मंडेला, ठीक है, फॉर द फ्रीडम ऑफ द लाइक फ्रीडम ऑफ ब्लैक्स, ठीक है, फ्रॉम द वाइट्स, ऐसे करके आपको अगर चैप्टर की थीम लिखनी है तो लिख दीजिए, वरना ये मैंने इसमें नहीं लिखा बिकॉज आंसर ऑलरेडी बहुत लंबा था, तो मैं वो आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा, पहले लिखा था देन आई ओमिटेड की, चलो रहने दो। अगर आगे कोई नेल्सन मंडेला का कोई चैप्टर छोटा सा होगा, कोई क्वेश्चन, तो मैं उस पर ज़रूर लिख के बताऊंगी आपको। चलिए, तो अब क्या आ रहा है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला का जो फ्रीडम को लेकर जो उनका पर्सपेक्टिव था वो एज के हिसाब से बदलता क्यों गया। देखो, विद द एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला जो है वो रियल मीनिंग क्या है फ्रीडम की वो समझते गए। जैसे कि जब वो बच्चे थे, एज अ चाइल्ड, मंडेला को लगा कि ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द ट्राइब, ठीक है, उनके जो कम्युनिटी है और उनके जो फादर उनको जो कहते हैं, अगर वो उनकी बात ओबे करते हैं ना तो उनको कोई भी खतरा नहीं, वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो वो उनको फ्रीडम मान रहे थे, ठीक है। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि बस पापा की मैंने बात मान ली तो मुझे पापा जो है वो खेत में खेलने देंगे, ठीक है, जो नदी होती है वहां पे उसमें स्विम करने देंगे, तो उसके लिए उस टाइम पे ये फ्रीडम थी। फिर एज ए स्टूडेंट मंडेला वांटेड द फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, जब वो स्टूडेंट थे तो अब उनको अपने लिए चाहा, अपने लिए क्या था,
मुझे आज़ादी चाहिए, मैं लाइक टीनेजर कैसे होता है, आप सब टीनेजर हो ना, हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है, हमें घूमना है, हमें खुद की लाइफ चाहिए, तो इस तरीके से लाइक द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। जब वो एडल्ट हुए तब उनको पता चला कि फ्रीडम जो है वो एक्चुअली किस तरीके से, मतलब जब उनकी मैरिज हो रही थी ना, तब उनको ऐसा लगा कि फ्रीडम की मीनिंग उनके लिए ऐसा है कि आपके पास यू आर फ्री टू रेज योर फैमिली, ठीक है, आप उनको अच्छे से खाना खिला पाए, आप अच्छे से पैसे कमा पाए, क्योंकि उस टाइम पे उनको पैसे कमाने की भी कोई जरिया तो था नहीं, तो उनको पता कि मैं पैसे कमाऊँ, मेरे अपने बच्चों को, मेरी बीवी को खिलाऊँ, अपने पेरेंट्स को खिलाऊँ। तो ही ऑल्सो रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम, ठीक है, तो उनको लगा था कि ये बॉयहुड फ्रीडम तो कितना कितना इल्यूजन था ना, कितने भ्रम में जी रहा था कि सिर्फ नदी में तैरने के लिए वो उनको फ्रीडम लगता था, और लाइक ही वॉज लाइक द सेल्फिश, ठीक है, वो उस टाइम पे बहुत सेल्फिश टाइप का फ्रीडम था। फिर जब मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब वो और अवेयर हो गया, तब उनको लगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उनको तो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो अब आया कि मुझे फ्रीडम चाहिए मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए। So Mandela joined the African National Congress and he became more aware of the need for his people to live with a dignity and self-respect. और उनकी जो डिजायर थी फ्रीडम की वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसके अंदर, रिबेल के अंदर, रिबेलियन हो गया ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिवोल्यूशनरी हो गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका तजुर्बा चेंज होता गया, और उनका जो फ्रीडम को लेकर जो उनका नजरिया था वो भी क्या होता गया, चेंज होता गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फुट मैडेंड हिम, ठीक है, सीगल वाली स्टोरी। व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फ्लाई, टू फाइनली फ्लाई। अभी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है, और रिटर्न बाय लियाम ओ फ्लैटी। अब ये मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि ये फर्स्ट फ्लाइट जो है वो यंग सीगल की कहानी दर्शाता है, जहाँ पे उसको उड़ना सीखना था और अपने जो डर है रिगार्डिंग द फ्लाइट उसको ओवरकम करना था। तो अब आंसर हमारा शुरू होता है इसके नीचे वाले पैराग्राफ में से, ठीक है। ओके, चलिए। सो क्या है इसके अंदर, दिस सजेस्ट द साइट ऑफ फूड मेड द सीगल फॉरगेट हिज फियर, क्योंकि 24 घंटे से पूरा भूखा था ना, कुछ खाया ही नहीं था, पागल हो गया था भूख के मारे, ठीक है। तो सीगल मतलब जैसे उसको अपनी मम्मी के बीक में जो वो पीस नजर आया, फ्लैश, ओके, तो उसको लगा मतलब वो तो सब भूल गया कि इसको उड़ना आता है नहीं आता, बस अभी उसको अपनी भूख मिटानी थी। तो जिसकी वजह से सीगल जो अपने अपना फियर वगैरह सब भूल गया था एंड मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ हिज मदर कैरिंग द फूड इन हर बीक एंड टेम्पटिंग हिम, ठीक है, उनको चिढ़ा रही थी आजा आजा ऐसे करके, ओके। तो हंगर जो था वो उसके सिर पे ऐसा भूत सवार हो गया था, ही डाइव्ड एट द फिश विदाउट फियरिंग द कॉन्सिक्वेंस, तो फिश उसको नजर आ, ठीक है। अब ना इस टाइम पे सीगल जो था वो अर्जुन की तरह बन गया था, ठीक है, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी तीर मारना है, वैसे इसको सिर्फ फिश का वो पीस नजर आता है जिसको खाना है। तो ऐसे करते करते उसे कभी अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली और उसका फियर जो था वो चला गया, दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कुपिया वॉन बाय द कोडावूस एंड राइट अबाउट द कुर्गी होम्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया कुर्ग चैप्टर लोकेश अब्रोल जी ने बताया था। कुपिया जो है एक ट्रेडिशनल गारमेंट है जो कोडावूस पहनते थे, एक एथनिक ग्रुप जो कुर्ग में रहते थे ना, ठीक है, वो लोग हैं। टिपिकली वो वूल से बनता था और उसके अंदर बहुत यूनिक डिजाइन होते थे और कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते थे, स्पेशली वो ग्रीन कलर का होता था। द कुपिया ऑफन worn ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स या कोई स्पेशल ओकेजन होता था विच इंडिकेट द रिच कल्चर ऑफ द कोडावूस, ठीक है। अच्छा, कुर्ग वालों के घर कैसे होते थे, तो कुर्ग होम्स नोन फॉर देयर डिस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर, ठीक है, ज़्यादातर वो वुड से बने होते थे और उनके जो स्लोप होते थे उनके ऊपर वो ऐसा था कि स्लोपरी थी, स्लोपिंग थे, ताकि हैवी रेनफॉल आती है तो पानी नीचे की तरफ गिर जाए। उस टाइम पे वो इतने ज़्यादा होशियार थे कि उन्होंने रूफ्स कैसे बनाए कि हैवी रेनफॉल का कोई भी इफेक्ट नहीं है। दे ऑफन हैव अ सेंट्रल कोर्टयार्ड एंड आर सराउंडेड बाय द लशी ग्रीनरी रिफ्लेक्टिंग द नेचर ब्यूटी ऑफ द रीजन, ठीक है। तो उनके आसपास जो हमेशा उनका घर सेंटर में होता था और उसके आसपास पूरा वरांडा होता था पूरा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो मतलब खेत हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता था, जो मतलब कि वो नेचर को भी साथ में लेके चलते थे, तो ऐसे उस टाइम में उनके घर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ए,
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपसे, हाउ डिड किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ एंड लाइफ? देखो किस्सा गौतमी ये जो चैप्टर है वो है द सरमन एट बनारस, मतलब कि बुद्धा जी का जब पहला स्पीच आया था, ठीक है, बनारस में हुआ था। एंड इट्स टेकन, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द वैल्यूज एंड वॉइसेस, ठीक है, और लिखा किसने था? बेटी रेंशो जी ने। किस्सा गौतमी जो थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बुद्धा की जो टीचिंग थे, ठीक है, उनसे लाइफ और डेथ के बारे में कुछ लेसन सीखे। जैसे कि क्या हुआ था कि जब उनका बेटा मर गया था ना, ठीक है, तब किस्सा गौतमी पूरी तरीके टूट गई थी, डिवास्टेड वाले टूट गए थे, और कैसे भी करके उनको ऐसा था कि नहीं, मुझे मेरा बेटा जो है वो यमराज से छीन के लाना है। तो बुद्धा जी ने किस्सा गौतमी से कहा कि ठीक है वो आ जाएगा, बट आप ना मस्टर्ड सीड्स जाके गांव के उस घर में से लेके आओ जिस घर में कभी कोई मौत नहीं हुई हो। ओके, और जब वो गांव गांव गई, घर घर भटकी, तो उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, ठीक है, जिनके घर पे कोई मौत ही नहीं हुई हो। तो किस्सा गौतमी को रियलाइज हुआ कि लोगों की जो लाइफ है ना, अब उसके बाद दुखी होकर ना वो सड़क पे बैठ गई थी, और उस टाइम पे जो सड़क की लाइट थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, ठीक है। तो उनको तब वो रियलाइज हुआ कि जो लोगों की जिंदगी है वो फ्लिकरिंग लाइट की तरह ही है, ठीक है, विच राइज एट देन एक्सटिंग्विश, ठीक है, जो जलती है और बुझ जाती है। तब जाके उनको लगा कि लाइफ और डेथ ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कि जो इंसान पैदा हुआ है वो उसको मरना ही है, ठीक है। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हमको 80 साल में मरना है कि 100 साल में। हर कोई बंदा अपनी किस्मत में मौत लिखवा के आया है, अब वो 10 साल का हो, 25 साल का हो, 55 का हो या 75 का हो, ठीक है। तो सब लोगों के लाइफ में डेथ तो आनी ही है। तो इस तरीके से किस्सा गौतमी ने अपने बेटे की जो मौत थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया और समझ लिया कि दिस इज अ यूनिवर्सल, इट्स यूनिवर्सल, ठीक है, और ये दुख मुझे सहना ही पड़ेगा, और यही नेचर है, यही दस्तूर है, ठीक है बेटा। बच्चों चलिए अभी चलते हैं हम पेपर 3 के सेक्शन ए पे। पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सो क्या कहा गया है? रीड द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। I knew that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed। तो ये वाला जो है वो पैसेज है नेल्सन मंडेला का, ठीक है, उसमें ऑपरेसर और ऑपरेस्ड आता है ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो सीधा क्वेश्चन का ही देखना होगा। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है, अब कौन है जो मतलब कि छोटी बुद्धि वाला होगा, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, वो बंदा जो दूसरों की फ्रीडम ले लेता है वो खुद ही नफरत का शिकार होता है। ओके, और ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड द नैरो माइंडनेस। अब कौन होगा? ये होगा ऑपरेसर। ऑपरेसर मतलब कि जो अत्याचार करता है, ठीक है, जो अत्याचार करता है वो खुद नफरत के जेल में बंधा हुआ है, तो उससे आप क्या करोगे? तो ये हो जाएगा ए ऑपरेसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इन द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन? अब ह्यूमन का एग्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या है? ऑपरेस्ड एंड ऑपरेस्ड आर लाइक द ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत, तो ये उसका एग्जेक्टिव आ जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए गौतम बुद्धा, ओके, तो ये पैसेज है सरमन एट बनारस से, ठीक है। ओके लेट्स सी क्वेश्चंस क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज गौतम बुद्धा सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एंड व्हेन डिड ही मैरी? ओके, जब वो 12 साल के थे तब उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, फॉर द हिंदू स्क्रिप्चर्स के लिए, एंड 4 साल के आने के बाद उनकी शादी करवा दी थी। ओके, तो ये आपको ये रहा आंसर, है ना। At 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned back to marry a princess, sorry not prince, princess, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विच साइट्स मूव्ड गौतम बुद्धा, ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उनको जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ थी वो पसंद नहीं आने लगी। तो 4 चीजें हुई थी। कौन सी? एक तो जब वो निकले थे अपने साथी के साथ तो उनको एक बुढ़ा इंसान मिला था, फिर एक बीमार इंसान मिला था, ठीक है, फिर एक की लाश जो लेके जा रहे थे फ्यूनरल, और एक उनको मॉन्क मिला था जो मेडिटेशन में था ट्री के नीचे। ओके, तो ये लोगों को देखकर उनको लगा कि जो लाइफ में जी रहा हूँ, जो जिंदगी में पसार कर रहा हूँ वो तो अलग है, और ये तो मैं कुछ अलग देख रहा हूँ। और उनके बाद उनको ऐसा हुआ कि क्यूरोसिटी आई, और वो क्यूरोसिटी के बेस पे वो सवाल के जवाब ढूंढने के लिए लग गए थे, और वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म में चलते गए, ठीक है। तो यहाँ पर
जब वो हंटिंग के लिए गए थे तो चांस अपॉन अ सिक मैन, एजिड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली द मॉन्क। ठीक है, चलिए तो आप इसको भी डिट्टो उठा के लिख सकते हैं, या जैसे मैंने खुद का आंसर थोड़ा सा आंसर तो मॉडिफाइड किया वैसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर आपके बुक का ही है तो आप उसमें आंसर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड ही वो टू से अनटिल एनलाइटमेंट केम। तो उन्होंने क्या कसम खाई थी कि क्या मतलब कहाँ से मैं कहाँ पे बैठूंगा, कि मतलब अब तो कसम है कि यहाँ से मैं तभी उठूंगा, ठीक है, जब मुझे पूरा स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान आ जाएगा। तो बेसिकली वो पीपल के ट्री के नीचे बैठे थे। ओके, सो ही वंडर्ड फॉर 7 years, मतलब यहाँ वहाँ भटकना, 7 साल तक वो भटके और फाइनली एक बार एक पीपल के ट्री के नीचे आके बैठ गए। उन्होंने कसम खाई कि अब जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं आती है, ठीक है, जब तक भगवान मेरे को रोशनी नहीं देते हैं और सच्चाई नहीं दिखाते, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी अरेंज करनी है। व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपेलिंग स्पेक्टेकल। ठीक है, अपेलिंग इसका मतलब कि शॉकिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉकिंग नजारा था। ओके, देयर वॉज कंप्लीट डैश फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से पूरा कंप्लीट में साइलेंस था। ठीक है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स डैश एंड डैश। आपको पता है ना मिसविल वाला ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने होल बनाए हुए थे मिसविल को ब्रीथ करने के लिए। तो बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंग्स, चिंग्स मतलब किनारियां। ठीक है, अराउंड द लिड ब्लड हैड डैश एंड ड्राइड, ब्लड हैड ट्रिकल, ट्रिकल मतलब कि नीचे की तरफ कैसे थोड़ा ब्लड गिर जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ब्लड जो है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ था और सूखा हुआ था। डन, वोकेबलरी क्लियर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, तो स्टॉर्म में जब उन्होंने पूरा वो एरोप्लेन उड़ाया था तो उनका क्या एक्सपीरियंस था वो लिखना है। अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखो, कंपलसरी कुछ नहीं होता है, मैं आपको पहले ही क्लियर आउट कर दूं, फिर आप मुझसे ये मत कमेंट करें मैम कंपलसरी है, मार्क्स नहीं लिखे मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको एक तरीका दे रही हूँ मार्क्स ज़्यादा गेन करने का। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा वो चीज़ कह रही हूँ आपको कि सिर्फ इतना लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से लिया गया है और इस ऑथर ने लिखा है, इतने में आपको आधी मार्क फिक्स मिलेगी मिलेगी। फिर आप जब उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको 1 मार्क वहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, इतना तो देते ही हैं, तो सिर्फ आधी मार्क का आपका डिडक्शन होगा अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा निकलती है तो। ओके बेटा, सो क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय द फ्रेडरिक फ्रॉस्ट। ये लेसन जो था वो ब्लैक एरोप्लेन जो बता रहा है कि किस तरीके से एक जजमेंट, ठीक है, एक जजमेंट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो, एक गलत जजमेंट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए थे। ठीक है, चलिए सो अब यहाँ पर क्या है इसमें, द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन। ठीक है, पूरा पुराना प्लेन था उनका, ओल्ड डकोटा, डकोटा नाम था प्लेन का, और तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ठीक है, उन्होंने पूरे घने बादल थे काले काले, और वो पूरे बादल में पूरे उलझ गए, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट था जैसे कंपास था, रेडियो था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सबका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। सडनली उनको एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आया उनके साइड से गुजरता हुआ, उसके विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी, एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। और जो पायलट अंदर बैठे हुए थे तो वो नरेटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि फॉलो दिस वे, मतलब कि मुझे फॉलो करो। ठीक है, अब देखो मतलब जो नरेटर था वो वैसे उसको दिख ही नहीं रहा था, ना ही इतना फ्यूल था, तो ही वॉज क्वाइट होपलेस। बट अब यही था कि उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो एट दिस जंक्टर द पायलट केम लाइक अ गॉड टू हिम, द नरेटर ओबेड द पायलट लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे की तरह बस उसको फॉलो करते गए, और उसको फॉलो करते करते काफी खुशी मिली क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना पायलट को जो था वो दिखा कि रन में आ चुका है। ओके, और अब यहाँ पे हम लोग अपने प्लेन को लैंड कर सकते हैं। तो राइटर जो है वो इजीली उनको फॉलो कर रहा है थ्रू द स्टॉर्म एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, सो ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वेयर डज एनी राइट इन वो सॉरी व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ऐसे में एनी ने क्या लिखा था। अभी क्वेश्चन है द डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक रिटन बाय द एनी फ्रैंक। ये जो स्टोरी है बेसिकली पूरी थीम था उनका अकेलेपन का। ठीक है, जब जर्मन और नाजीज का बहुत ज़्यादा त्रास हो गया था तो जूस जो लोग थे वो छुप गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे अकेले तन्हा, तब के टाइम पे एनी जी ने
एक लेटर लिख के मतलब ऐसे डायरी बनाई थी, उसके ऊपर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। चलिए तो क्या है कहानी में देख लेते थे, मतलब सॉरी आंसर में। अब मिस्टर कीजिंग जो उनके मैथ के सर थे, उन्होंने उनको कहा कि आप एक घर से टॉपिक पे एक ऐसे लिख के आना, और जो टॉपिक है वो है चैटर बॉक्स, जो एक पनिशमेंट के तौर पे दिया था क्योंकि बहुत क्लास में बातें कर रही थी। इन दिस ऐसे शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक, तो वो ऐसे में ऐसा लिखती है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, बट आर्ग्यूड इट वॉज, बोला कि बट ये मेरी गलती तो है ही नहीं ना, ये तो मेरे जीन्स में है। ओके, इट वॉज इन हर जीन्स, क्योंकि उनकी मम्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो वो तो मेरे को मेरे जीन्स से मिला है, तो मुझे पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, मेरी गलती थोड़ी है। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट, ठीक है, ये हैबिट को हटाना और एक अच्छा स्टूडेंट मतलब ऐसे बनना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अलावा बातें करना तो स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो द स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मतलब की खासियत होती है बच्चों की, बच्चे बातें तो करते हैं। तो ये सब रीड करके जो मिस्टर कीजिंग जब वो रीड कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा आने की वजह वो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, जो एनी ने अपने लेटर में लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, is bread making still popular in Goa, and how is bread important to Goan life? तो yes, but obviously bread making जो है वो काफी काफी ज्यादा important है गोवा में। तो ये चैप्टर लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया फ्रॉम द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम द गोवा, बाय द लुकियो रॉड्रिग्यूज। तो यस, ब्रेड मेकिंग जो है वो अभी पॉपुलर है। द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द अबाउट एग्जिस्टेंस, बोला उन्होंने बताया हुआ है चैप्टर के अंदर कि अभी भी वो पुराने ओल्ड फर्नेसेस, मतलब भट्ठी होती है ना जिसमें पूरा ब्रेड को सेका जाता है, ठीक है, तो अभी भी वो ओल्ड फर्नेसेस है, स्टिल उनके अंदर फायर जो है वो जलती है। और जो गोवन सोसाइटी है वो अभी भी ऐसे उनके पास मोल्डर्स है जहाँ पे ब्रेड मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स या बेकर्स, ठीक है, जो बेकिंग करने के लिए हम यूज करते थे, वो सब चीजें उनके पास अवेलेबल है। बेसिकली गोवा के अंदर ब्रेड का इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा था कि ब्रेड अगर हम देखें हर ओकेजन में ब्रेड तो चाहिए थी। उसमें से सबसे पहली बात तो बोलिनहास। ओके, बोलिनहास जो था वो क्रिसमस के दौरान या कोई फेस्टिवल के दौरान बनाया जाता था। उसके अलावा जो मदर्स होती थी वो सैंडविचेस बनाती थी ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट। वरना तो ऐसा है ना कि हमारा स्वागत विमल से नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे ऐसा गोवा में ऐसा था कि हमारा स्वागत नहीं हुआ है ब्रेड से, तो बारात लेके वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए बेकर्स फर्नेस जो था वो बहुत ज्यादा जरूरी था और असेंशियल था गोवा के लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड वली सी ऑन, मैं हाउ क्यों बोल रही हूँ, सॉरी, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, ठीक है। तो जब वली बस में जा रही है ना, तो ऐसा तो क्या हो गया कि वो देखकर वो बस हंस रही है जोर जोर से। तो ये मैडम राइट द बस की कहानी से लिया गया है। वली सॉ अ काउ रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड विद द टेल इन द एयर, ठीक है, हवा में पूंछ जो है वो ऐसे करके लटक रही है और वो रास्ते के बीच में भाग रही है। अब बेसिकली वो हॉर्न बजा रहा था बस ड्राइवर, तो उसमें वो पैनिक हो गई। तो पैनिक हो गई तो वो और ज्यादा वाइड वाइड तरीके से भाग रही थी। द बस ड्राइवर स्लो डाउन, ठीक है, बस ड्राइवर जो है उन्होंने गाड़ी स्लो कर ली थी और हॉर्न बजाए जा रहे थे, बट जो काऊ थी ना वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसके लिए वो बस के नजदीक आई, मतलब ऐसे साइड में नहीं जा रही थी, बस के फ्रंट ही आती जा रही थी। और ये सब देख के मली को बहुत ज्यादा ऐसे हंसी आई, लाइक उसको बहुत फनी लगा, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग, यहाँ तक कि हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो that लोमो had come to propose, ठीक है। तो नतालिया ने कैसे रिएक्ट किया जब उनको ये पता चला कि लोमो तो उसको प्रपोज करने आया था और उसने तो झगड़ा कर दिया उसके साथ। तो ये देखकर जो था लाइक शी वॉज सरप्राइज, ठीक है, वो कि अच्छा वो मुझे प्रपोज करने आया था और मैंने झगड़ा कर लिया, एंड शी वॉज लाइक फीलिंग रिग्रेट, पछतावा हो रहा था। तो क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी, ओके, तो नतालिया को तो पता ही नहीं था ना कि लोमो के इंटेंशंस क्या है। और उनका नॉर्मली बात करते 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 उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, और आर्ग्यूमेंट इतनी गर्म हो गई कि दोनों झगड़ झगड़ पड़े उसके अंदर। ओके, अब ये बात पता चल रही है उनके फादर से उनको। तो उनके फादर कह रहे हैं कि लोमो तो यहाँ पे तुम्हें प्रपोज करने आया था। एंड देन जैसे पता चला तो शी वॉज फीलिंग वेरी एम्प्रेस्ड, और इमीडिएटली उसको रिग्रेट फील हुआ अपने बिहेवियर को लेके, और वो इतनी गुस्से में हो गई, शी वॉज बिकम एंग्शियस एंड डेस्परेट टू रिकॉन्साइल विथ लोमो, मतलब उससे मिलने के लिए अब वो डेस्परेट हो गया कि अब मुझे मिलना ही मिलना है। उसने पापा को अर्ज किया कि बस कैसे भी करके उसको वापस लेके आओ, और आपकी वजह से मैंने ये झगड़ा किया है। तो वो अपने पापा को ब्लेम कर दी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लोमो यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है।
चलिए फिर चलते हैं पेपर नंबर 4। ओके, पेपर 4 इंग्लिश का देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या है। अगेन ये पैसेज है मिस बिल द ऑटर में से, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है, हाउ डिड द ऑथर सी द ऑटर्स ट्रू कलर। ठीक है, कब हुआ था, कब उनको पता चला कि एक्चुअली ऑटर दिख कैसे रहा है। तो देखिए ये रहा, in fact it was not for the another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। ठीक है, तो जब वो लास्ट मिट्टी का टुकड़ा मतलब कि फाइनली पूरा जब क्लीन हो गया था, तो ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, by removing the last of the mud। डन। चलिए नेक्स्ट, which of the following words is a synonym of covering from the passage। ओके, अब देखो कवरिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा। ओके, द क्रिएचर कंसिडर्ड बेडरूम रिजेंबल मोस्ट ऑफ द एंड पॉइंटेड। ओके, ये रहा फोर्थ लाइन में देखो, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वाज कोटेड विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ द मर्ड आर्मर। ठीक है, अब आर्मर क्या होता है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, तो वो कवर करता है ना बॉडी को, तो यही है कि कवरिंग अगर हम बात करते हैं तो इस पे कौन सा वर्ड है, तो ये है आर्मर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेन रीड द पैसेजेस। ये है द बेकर ऑफ द गोवा वाला चैप्टर। ठीक है, ओके, क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेकर्स ड्रेस नोन एज कभाई। ओके, डिस्क्राइब द बेकर्स ड्रेस, तो ये एक लॉन्ग सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक था। ओके, और वो घुटनों तक फ्रॉक आती थी। डन। हु इज कंपेयर विद द पैडर इन टुडेज टाइम। एनीवन। ठीक है, कोई भी जब वो हाफ पैंट कोई पहनता है, ठीक है, बस वो हाफ पैंट जो सिर्फ क्या बोलते हैं उसके नी से थोड़ी सी अगर नीचे आती है, तो उन लोगों को हम लोग क्या किससे कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं अरे तो पैडर है। पैडर मतलब कि ठीक है, तो ब्रेड बनाने वाला है, तो उन आज आज के टाइम में उनके कपड़ों के लेंथ से हम उनको कंपेयर कर लेते हैं विद द पैडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks। Okay, that day had come about through the unimaginable dash of thousands of many people whose dash and dash can never be dash or dash। चलो, that day had come about through the unimaginable suffering of ना sacrifices। हाँ, ठीक है, sacrifices of thousands of people whose courage and suffering can never be counted or repaid। हाँ, बन गया ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये नेल्सन मंडेला चैप्टर हो गया। तो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, ना जाने कितनी सेक्रीफाइसेस जो है वो लोगों ने दी है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हुज करेज एंड सफरिंग। ठीक है, जिनके जिनकी हिम्मत और जिन्होंने इतना सफर किया। ओके, तो क्या हो जाएगा, हुज करेज एंड सफरिंग कैन नेवर बी रिपेड। ठीक है, जिसको हम लोग वापस से ना पे कर सकते और ना ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इट कैन नेवर बी रिपेड और काउंटेड। डन। ठीक है, अब देखो और है ना, तो और में ऐसा हो सकता है कि इट कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ठीक है, तो और में वो पॉइंट क्लियर हो सकती है, तो और में कोई कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे 10 और 11 आगे पीछे 9 और 10 आगे पीछे लिखो। वैसे मैंने 11 क्यों डाल दिया, रिपेड वाला 9 आएगा ना। ठीक है, इसको 9 कर देती हूँ। ठीक है, दे कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ठीक है, उसको हम वापस से पे करें, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, डन। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ठीक है, मिसबिल को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, ये चैप्टर मिसबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल के वहाँ से। अब बेसिकली मिसबिल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन जो थी वो एनिमल्स को फ्लाइट में अलाउ नहीं करती थी। सो मैक्सवेल ने फ्लाइट पहले बुक की पेरिस तक। ठीक है, यहाँ से मतलब पेरिस तक उन्होंने बुक किया था, एंड मिसबिल को उन्होंने एक छोटे से बॉक्स में रखा था, और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फ्लाइट की बॉक्स जो होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, और उसका जो लेंथ होगा, ठीक है, वो 18 इंच से, मतलब हाइट जो होगा बॉक्स का वो स्क्वायर शेप में, और साइड की लेंथ सिर्फ 18 इंच, उससे कम से ज़्यादा नहीं। He was put into the box for an hour ago so that Miss would become used to it। ठीक है, ताकि मिस बिल जो है वो उस बॉक्स से थोड़ा सा यूज टू हो जाए।
अब उसको पैक करके साथ चले चलता तो पागल हो जाता, तो उछलता वो, तो थोड़ा सा 1 घंटा पहले उसको बॉक्स में पैक करके रख दिया ताकि उसको थोड़ी सी हैबिट हो जाए हमारे उसके सराउंडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोर्स फील्ड एंड व्हाट वाज लेंचोर्स ओनली होप? ये है अ लेटर टू गॉड चैप्टर। ओके, अब ये स्टोरी जो है वो लेंचो एक पुअर फार्मर की है जिन्होंने लेटर लिखा है भगवान को जब उनका पूरा क्रॉप जो है वो हेलस्टोन से डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, चलिए। सो लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन आफ्टर सीइंग क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्लाउड देखा तो लगा कि अभी तो अच्छी सी रेन आएगी। ओके, और वो खुश था कि जब रेन आएगी तो मेरे सारा का सारा जो फसल है पक जाएगा। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड लार्ज हेलस्टोन्स फेल फॉर एन आवर। 1 घंटे तक इतनी तेज तूफान, आंधी तूफान आया और बड़े बड़े हेलस्टोन्स जो है ना, पत्थर, पानी के पत्थर, बर्फ कैसे होता है वो नीचे की तरफ आगे गिरना शुरू किया। और हेलस्टोन्स ने पूरे के पूरे कॉर्न, उसके फ्लावर्स, पूरे क्रॉप को पूरे क्रॉप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फील्ड के ऊपर पूरे खेत पे आपको सिर्फ सिर्फ जो ये हेलस्टॉर्म आया और जो जम के व्हाइट फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर ही हर जगह पे नजर आ रहा है। ओके, और ये सब देखकर लेंचो जो है वो दुखी हो गया एंड ही रियलाइज्ड कि अब तो उसके पास कुछ है ही नहीं अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, 1 साल तक कुछ भी नहीं खिला पाएगा। अब उसके पास एक ही होप था और वो ये था भगवान से जाके मांगने का। ठीक है, भगवान से मदद मांगो, बिकॉज भगवान के अलावा तो कोई मदद करेगा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने भगवान को लेटर लिखा इन द होप दैट हिज फैमिली वुड नॉट डाई फ्रॉम हंगर। ठीक है, बस इतने जो पैसे से मांगे थे बस उतना वही था कि बस मेरी फैमिली जो है वो भूख के कारण मर ना जाए, तो इतना मुझे पैसा दीजिए कि मैं दोबारा से खेती बाड़ी शुरू कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट, एनी थॉट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, एनी कह रही है कि पेपर में ना बहुत ज्यादा पेशेंस है लोगों के कंपेरिजन में। जस्टिफाई करो, पेशेंस मतलब क्या होता है? टॉलरेंस या कामनेस। ठीक है, तो ये एनी फ्रैंक में से लिया गया है। आइए मेन आंसर पे चलते, अभी आपको पहला इंट्रो क्लियर हो ही गया। नाउ एनी बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, नो डाउट। ठीक है, अब उसके पास फैमिली तो ऐसा नहीं कि वो अकेली थी, कोई तन्हा थी, कोई था नहीं ना, सब थे उसके घर पे। फैमिली थी, बड़े प्यारे से पेरेंट्स थे, ओके, बड़ी बहन थी उसकी, फ्रेंड्स थे। बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे या कुछ ऐसी बातें थी जो वो उनके साथ नहीं शेयर कर पाती थी, और प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो और शी वाज लाइक कि क्या करूं, किसको बोलूं। ठीक है, तो इसके लिए उसने डिसाइड किया कि एक काम करती हूँ, मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ, मैं डायरी में अपनी हर एक चीज लिखती जाऊंगी। एंड अनदर रीजन दूसरा ये था दैट बिहाइंड दिस सेइंग इज दैट इफ अ सीक्रेट इज शेयर्ड। अब दूसरा उनका पॉइंट ये था, पहला पॉइंट तो ये था कि भाई किसके साथ बात करने की, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ ही शायद कुछ बोल पाओगे, किसी के साथ भी नहीं बोल पाते हो। और समझो आपने किसी के साथ बोल दिया, ठीक है, तो वो आपका सीक्रेट शायद सीक्रेट ना रहे, है ना। वो बोलते हैं ना इसको बोलना नहीं, बट फिर भी लोग जो है वो बोलना बता बता देते हैं कि देख देख इसने ये बोला था, इसने ये किया था। किसी को बताना नहीं, फिर वो किसी और को बता देगी। ठीक है, तो जो सीक्रेट होता है ना वो हमेशा ज्यादा लोगों के बीच में शेयर हो जाता है। ओके, बट पेपर पेपर ऐसा है कि वो आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा, किसी भी दूसरे इंसान को नहीं बताएगा। इट लिसन्स टू मोर टू हर मोर। ठीक है, जो पेपर है उसको तुम जो बोलोगे वो सुनेगा। ठीक है, कोई सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ओके, तुम गलत हो, तुम सही हो, कुछ भी नहीं। ओके, एंड पेशेंटली और साइलेंटली वो आपकी सारी की सारी बातें सुनेगा। आप जो लिख रहे हो वो रीड करेगा और आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देगा ना। दूसरे दूसरे लोग ऐसे होता है ना, पागल है कैसे थोड़ी होता है। ठीक है, मतलब अपना कोई ना कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे। तो पेपर तो करता नहीं, तो इसके लिए उनका ये स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर स्पीक शी स्पीक्स विद द बुद्धा, एंड व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम राउंड एंड डज शी गेट इट एंड व्हाई नॉट। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइम राउंड था कि फर्स्ट टाइम में तो वो अपने बेटे को ले लेके दवाइयां मांग रही थी, मेरे बेटे को ठीक कर दो। फिर सेकंड टाइम फिर से वो घर 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 जा रही है, तो क्या था। अब बेसिकली ये चैप्टर जो है वो लिया गया है द सरमन एट बनारस, एंड ये बेसिकली एक नॉवल है वैल्यूज एंड वॉइसेस, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो किस्सा गौतमी है, उन्होंने घर घर जाकर जो है वो मस्टर्ड सीड्स मांगे, क्योंकि बुद्धा जी ने उनसे कहा था कि घर पे जाकर, ठीक है, किसी की घर पे जाकर आप एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आना, बस शर्त ये होगी कि उनके घरों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, तो नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट, फ्रेंड, एनीवन।
अब जब वो लोगों से पूछ रही थी कि मुट्ठी भर राई दीजिए, तो राई तो लोग दे रहे थे, पर जब वो पूछ रही थी कि क्या तो आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो हाँ, किसी न किसी की डेथ तो हर किसी घर में हुई थी, जिसकी वजह से उनको मस्टर्ड सीड्स जो है वो मिले ही नहीं, बिकॉज ऑल द हाउसेज हैड लॉस्ट वन और द अदर फैमिली मेंबर। ठीक है, कोई ना कोई तो उनके घर में गुजर ही चुका था। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट कुर्ग होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि आर्मी में कुर्ग जो रीजन है उसके उनके लोगों की बहुत स्पेशल प्लेस है। तो ये चैप्टर जो है वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग में से लिया गया है। कुर्ग होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द इंडियन आर्मी फोर्स बिकॉज कुर्ग के जो लोग हैं उनका जो इतिहास है वो इतिहास ही बताता है कि उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स प्रोड्यूस किए, मतलब कि वहाँ के हर लोगों के अंदर जो है वो सोल्जर बनने की क्षमता है और नेवी में काम करने की क्षमता है। जो कुर्ग कम्युनिटी है, ठीक है, वो अपने मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है। द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग आर आइडियल फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, और वो एरिया जो है ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। उसका वातावरण, वादियाँ वगैरह ऐसी है ना कि एक बंदे को अच्छे से मजबूत इंसान बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडिया का, रेजिमेंट मतलब कि जहाँ पे आर्मीज रहती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा डेकोरेट रेजिम है पूरे इंडियन आर्मी की। और जो इंडियन आर्मी के जो सबसे पहले जनरल बने थे, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, वो थे जनरल करियप्पा, जो खुद एक कुर्गी थे। कुर्ग इज द ओनली प्लेस इन इंडिया, ठीक है, जो अलाउ करती है फायर आर्म्स विदाउट द लाइसेंस। ठीक है, कि आप जो है वो अपने पास हथियार रख सकते हो बिना कोई लाइसेंस के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 5। सो क्या है पेपर नंबर 5 में, पैसेज रीड करना है। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अच्छा, ऐसे आ गया ना, ऐसे मतलब ये एनी फ्रैंक वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए। सो क्या है, chewing the tip of my fountain pen in the passage suggest what। देखो अब यहाँ पे मेरे को दिखा था चुंग वाला, कहाँ गया, हाँ ये रहा, थर्ड लाइन। तो क्या कह रही है, आफ्टर इवनिंग, दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना होमवर्क खत्म किया तो मेरे को वो ऐसे याद दिमाग में आया, एंड आई बिगेन थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। ठीक है, अब आप लोग भी करते हो ना ऐसे, ऐसे चबाते रहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कंफ्यूजन है, वरी है, एंगर है, हैबिट है। ये हैबिट पे नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब कंफ्यूज है, कंफ्यूज मैं क्या लिखूं यार, ऐसे दिया है मैं क्या लिखूं, तो क्या लिखने के लिए वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फ्रेज कम अप विथ इन द पैसेज मीन्स, कम अप विथ इसका मतलब क्या होगा कि एक चीज हमको सॉल्यूशन के तौर पे मिली है। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, देखो, anyone can anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। अब वो जो उनको लिखा था, ऐसे के लिए बोला था मिस्टर कीजिंग ने। ठीक है, तो उनका ये था कि मैं ना वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़ के लंबा ऐसे कर भी सकती हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया आया है। ठीक है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ। ठीक है, कम अप विथ इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हमने डिक्लेयर किया है। अब टू अराइव एट, ठीक है, डिक्लेयर, प्रोड्यूस और इंटरप्ट। कम अप विथ इन द पैसेज मीन्स अराइव, दिमाग में एक ख्याल आया है तो उसको अपन बोलेंगे अराइव। डिक्लेयर नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, इंटर मतलब डिस्टर्बेंस करना नहीं, तो ये आएगा अराइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीड द पैसेज। ये है गॉड वाला, तो जैसे गॉड दिख गया मतलब कि फर्स्ट चैप्टर। आइए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो का जो लाइक डिसइल्यूजन्स है, मतलब जो जो उनका भ्रम था कि भगवान पैसे देंगे, वो या जो फेथ था लेंचो का भगवान के अंदर, वो उसको शेक नहीं करना चाहते, उसको हिलाना चाहते कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है या वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए ही पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं लेंचो को हेल्प करूंगा। What was needed by the postmaster to answer the letter। अब लेटर लिखने के लिए तो पैसे चाहिए थे, उन्होंने मांगे तो पैसे ही थे। So to answer the Lencho's letter, postmaster needed money। और उन्होंने मनी कलेक्ट किया अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, और लेंचो को भेज दिया इन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गॉड। अगर इतना नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है दैट पोस्टमास्टर नीडेड मनी, फिर भी चलेगा, एक मार्क का ही है। नेक्स्ट,
How did postmaster gather the money to help Lencho? He decided to answer the letter, so he collected the money from employees, friends for the act of charity. ठीक है, तो उनका वही था कि ये चैरिटी है, हम दान करेंगे, ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो तुम सोच लेना। और उन्होंने भी अपनी कुछ सैलरी का हिस्सा जो था वो उसमें दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है फिल इन द ब्लैंक? किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी became dash and sat down at the dash watching the lights of the city. Okay. किस्सा गौतमी became hopeless, है ना, and weary, and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. बन गया ना? हाँ बन गया। ठीक है, किस्सा गौतमी became hopeless, ठीक है, कोई उनको चारा मिला ही नहीं, एंड वेयरी मतलब हताश हो गई थी वो पूरी की पूरी, एंड सेट डाउन एट द, अब सड़क के किनारे बैठ गई थी तो उसको हम कहेंगे वे साइड। ठीक है, और वहां पे वो लाइट्स को देख रही थी, एज दे फ्लिकर्ड मतलब कि बंद चालू हो रही थी लाइट्स, और फाइनली वो क्या हो गई? एक्सटिंग्विश मतलब कि बुझ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्या है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर? When did seagull get over his fear of flying over the sea? ठीक है, तो सीगल जो है उनका वो जो डर था, ठीक है, किस तरीके से वो डर से उभर पाए और कब हुआ था ये? तो एक क्वेश्चन लिया गया, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट रिटर्न बाय द लियामो फ्लैटी, और ये पूरी सीगल की फ्लाइट के ऊपर चैप्टर था। चलिए तो मेन आंसर देख लेते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है, उसको डर लग रहा था ना फ्लाई करने में, बिकॉज कि उनको अपने पंख पे भरोसा नहीं था। He thought his wings could not support him, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो पानी में गिर जाएगा। उनकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी रिपीटेडली कि उनको वो उठाए और उनका जो डर था वो हटाए, बट ही वॉज वेरी अफ्रेड। तो उनकी जो फैमिली थी, सीगल की जो फैमिली थी, वो पूरी फैमिली जो है वो उसको छोड़कर वहाँ पे चली गई। अलोन ऑन द लेज आफ्टर फॉलिंग टू मेक हिम फ्लाई, ठीक है, अब वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, बट उन्होंने मतलब वो सीगल अपनी वो हिम्मत ही नहीं ला पा रहा था उड़ने के लिए, तो उसको उस लेज पे वो जो क्लिफ था ना वहां पे छोड़ के चले गए। When he saw his mother flying towards him with a fish, ठीक है, अब एक्चुअली 24 घंटे हो चुके थे, कुछ खाया नहीं था उसने, तो जब उसने अपनी मम्मी को उसकी तरफ आते हुए देखा और बीक में फिश थी, ओके, एंड ही जम्प्ड एट द फूड एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, बस वो तो ऐसे छपर पड़ा। ठीक है, अब क्या पूरी कहानी लिखनी नहीं है तो इसके लिए मेन मेन पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, तो वो झपर पड़ गया, और जब वो मतलब जब वो खाना देखा तो पागल हो गया, तब तो उसको अपना डर भी याद नहीं कि मुझे उड़ना नहीं आता, एंड ही वॉज सीज्ड विथ फियर, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। 1 मिनट के लिए डर लगा था, बट खाना इतना इतनी भूख थी ना कि खाने की प्रायोरिटी ज्यादा थी और डरना पीछे था। एंड ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, ठीक है, धीरे 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 उसके पंख खुलते गए, खुलते गए, पूरे पंख ऐसे फैल गए, और पूरे अच्छी तरीके से पंख जब फैले तो वो ऊपर नीचे उड़ उड़ के फाइनली उसका जो डर था उड़ने का वो चला गया, एंड सो डाउनवर्ड्स ओवर द सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाई वॉज कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम? ठीक है, वली को मैडम क्यों कहा था कंडक्टर ने? अब ये क्वेश्चन मैडम राइट्स द बस में से है, जिन्होंने लिखा था वली वलिकरन जी ने लिखा था। अब बेसिकली ये हमें पता है कि ये एक 8 साल की छोटी सी गुड़िया है, ओके, जिसके बारे में ये चैप्टर है, और उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी और इतनी इतनी हिम्मत थी कि वो अपने सपनों को पूरा कर पा रही है। उसका सपना वाला ऐसा है कि बस में ट्रैवल करना, बट एक 8 साल की लड़की के लिए बस में खुद अकेले ट्रैवल करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, सपना देखना भी बहुत हिम्मत वाला काम होता था। तो वली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन डज में पूछा गया, इसके लिए हमारा आंसर जो रहेगा वो प्रेजेंट में रहेगा। तो वली जो है वो अपने एज से ज्यादा ही मैच्योरिटी दिखा रही थी, और बेसिकली शी वाज ट्राइंग ना, लाइक शी इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। तो जब कंडक्टर ने कोशिश की कि वली जब बस में ऊपर चढ़ रही थी, टू हेल्प हर टू गेट ऑन द बस, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं खुद मैनेज करूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और ये देखकर कंडक्टर उनका वो बिहेवियर देखा, एक 8 साल की लड़की इतना मैच्योर बिहेव करी, तो वो थोड़े से सरप्राइज हो गए, एंड इन एन एफर्ट टू टीज हर, ठीक है, और उनको ऐसे चिढ़ाने के लिए कंडक्टर ने उनको बोला यस मैडम। ठीक है, बिकॉज मैडम हम लोग हमेशा मैच्योर गर्ल को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। Why does Maxwell say the air hostess was very queen of her kind? ठीक है, तो एयर होस्टेस जो थी वो लाइक
इतनी ज़्यादा काइंड थी ना, लाइक, तो वो ये वाला वर्ड उन्होंने मैक्सवेल ने क्यों लिया था? तो मैक्सवेल ने कहा दैट एरोस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। इसका मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी और हेल्पफुल थी। ओके, ही लुक्ड हर इनटू कॉन्फिडेंस, सॉरी, ही टुक हर इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, तो वो पूरी, अब क्या ना, ऐसे भी किसी को ना दुख बताओ ना ऐसे, तो वो बंदा इमोशनल हो जाता है। तो मैक्सवेल ने भी वही किया, पूरा बताया कि ऑटर को ऐसे बंद किया था और उसको इतना लग गया था, ये वो पूरी कहानी बता दी। एंड शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड जेनरस। तो उन्होंने कहा कि आप ना ऑटर को अपनी नीज पे रखो। और ये सुनकर, ठीक है, मैक्सवेल डेवलप्ड अ प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर हर। ठीक है, प्रोफाउंड मतलब कि कैसे, लाइक, इज्जत बढ़ जाती है ना किसी इंसान के प्रति, क्योंकि उन्होंने मेरा दुख समझा, मेरा और ऑटर का, और फाइनली हम लोगों को हेल्प करने के लिए वो रेडी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ठीक है, जो भूख थी आज़ादी पाने की, उसमें उनकी पूरी जिंदगी का परिवर्तन हो गया। कैसे? जब मंडेला यंग थे ना, तो उन्होंने डिस्कवर किया दैट ओनली नॉट ओनली वॉज हिज फ्रीडम एस्ट्रीटेड, सिर्फ मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई है, जबकि ये आज़ादी तो उन सब काले लोगों की से भी छीनी गई है, यहाँ जो मेरा पूरा ट्राइब है ब्लैक पीपल का, उन सबसे छीनी गई है। हिज ओन थ्रस्ट फॉर फ्रीडम हैज बिकम अ थ्रस्ट। तो जो फ्रीडम फ्रीडम पाने की जो भूख थी, जो प्यास थी ना, ठीक है, वो अब पहले तो खाली खुद को फ्री करवाने की थी, अब जो था वो ऐसा था कि नहीं, ये अत्याचार से मैं अपने भाई और बहनों को, मतलब यहाँ पे भाई और बहन मतलब कि पूरा ट्राइब, ठीक है, मैं उनको भी ये जो भी अनजस्टिस है उससे मैं फ्री करवाऊंगा। एंड जिसकी वजह से अ टेरिफाइंग मैन टर्न इनटू द ब्रेव रेबल। ठीक है, एक डरा हुआ आम इंसान जो था वो एक रिबेलियन बन गया था, टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कॉम्पेट्रेट्स। कॉम मतलब कम्युनिटी, पेट्रोइट्स मतलब कि देशवासी। ठीक है, तो जो उनके कम्युनिटी के जो लोग थे ना, उनको फ्री करवाने के लिए मैंडेला ने अपनी फैमिली भी त्याग दी। ओके, डिनाइड द जॉय ऑफ सेफ फैमिली लाइफ। और इस तरीके से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, जहाँ पे, ठीक है, उनका जो नजरिया था, एक सॉरी स्कैर्ड यंग मैन, डरे हुए एक इंसान से सीधा वो बन गए बिल्कुल फियरलेस फाइटिंग रेशियल। ओके, तो इस तरीके से बन गए थे, उनको ये भी नहीं पता था, ठीक है, वॉज अनअवेयर ऑफ द फियर ऑफ द फाइटिंग रेशियल थी। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा के जो एल्डर्स है ना, वो उनको क्या चीजें याद आती है, पुरानी क्या चीजें याद आती है? नॉस्टैल्जिक मतलब कि याद आना। तो जो एल्डर्स है गोवा के, देवर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। ठीक है, कि क्या पुराने दिन थे हमारे, जब हमें पोर्चुगीज उनका फेमस ब्रेड मिलता था। ब्रेड मेकिंग जो है वो अभी भी गोवा में पॉपुलर है, नो डाउट। अभी भी मिक्सर्स, माउल्डर्स, बेकर्स ऑफ द लोव्स ना, लोव्स को पसंद करने वाले जो बेकर्स है, बनाने अभी अभी वहाँ प्रेजेंट है। बट स्टिल, ठीक है, टाइम तो हो गया। एंड देयर आर स्टिल ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस। ठीक है, अभी भी पुराने जो भट्टी वट्टी है ना, वो पड़ी हुई है वहाँ पे गोवा में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट पेपर, लास्ट पेपर का सेक्शन ए। तो यहाँ पे आपके सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं सेक्शन बी लेके आऊंगी। ठीक है, चलिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किस्सा गौतमी। ओके, क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाउ डिड किस्सा गौतमी फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड मस्टर्ड सीड्स? ओके, तो देखो, किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सेट डाउन ऑन द साइड वे। ठीक है, अभी भी था ना ये ऊपर, तो कैसा था, वेरी और होपलेस दोनों, तो बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक हर रियलाइज? तो उनको ये लगा कि डेथ सबके लिए कॉमन है। ठीक है, उनको ये था कि मैं तो बहुत सेल्फिश हो गई थी अपने बेटे को लेकर, एंड मैन आर मॉर्टल, उनको मरना ही है। तो सारी की सारी चीज़ें उनको पता चल गई। ठीक है, देखो, डेथ इज कॉमन टू ऑल, हाउ सेल्फिश आई एम, ठीक है, ये पता चल गया, डेथ इज कॉमन टू ऑल, और ये आ गया इमोर्टेलिटी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रेड द पैसेज। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes. Okay, तो ये वो आसाम वाला चैप्टर। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Why is building called ugly? ओके, तो यहाँ पे बिल्डिंग को अगली बताया गया है, ये रहा लास्ट लाइन। In the distance was an ugly building with smoke
blowing out of the tall chimneys. तो वो बिल्डिंग क्यों अगली अगली क्यों बोली? वो इसके लिए बोली क्योंकि वो बहुत अगली दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो चिमनी थी, उस बिल्डिंग की जो चिमनी वहाँ पे थी, वो गंदा सा धुआं जो है वो छोड़ रही थी, और वो धुआं बस इतना प्यारा सा क्लीन एटमॉस्फेयर था, उसको क्या कर रहा था? पॉल्यूट कर रहा था। Why does the author call the tea plant a sea of tea bushes? ठीक है, वो इसके लिए कि जब ग्रीन पैडी फील्ड्स जो थे ना, जब पैडी फील्ड्स पूरे खत्म हो गए थे, ओके, तो उसके बाद टी प्लांटेशन शुरू हुआ, और जितना दूर देखो ना तुम्हें खाली टी प्लांटेशन ही नजर आ रहा है। जैसे कोई समुद्र होता है तो आप एक जगह पे आप समुद्र को देख रहे हो तो आपको सिर्फ समुद्र ही, आपको आगे रोड है क्या है कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे सी वर्ड दिया टी बुशों के। जितना देख पा रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके ही खेत नजर आ रहे हैं, चाय के। Next, what are the doll-like figures referred to? अब basically doll-like figures refer to orderly। अब ना पूरे यूं नदी के किनारे के वहां पे एक लंबे मतलब लंबे लंबे से ट्रीज और पूरे रो में खड़े थे वो ट्रीज से, ठीक है। ऑर्डरली रो ऑफ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज इन बिटवीन द टी प्लांटेशंस। और तेज हवा चल रही थी, हवा की वजह से वो ट्रीज भी नहीं यूं ऐसे देखा होगा ना, यूं पूरे उसके पत्ते वत्ते जो है वो हिलना शुरू करते हैं। तो इसके लिए उनको उन्होंने डॉल की तरह लाइक कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? He saw his two brothers and his sister dash on the plateau, dash with their heads dash into the necks. His father was dash the feathers on his white back. Okay, ये वो फर्स्ट राइट वाला। Only his mother was dash at him। ये तो क्लियर हो गया ना, only his mother was looking at him। तो ये तो आ गया 10 नंबर लुकिंग। ओके, चलो देख लेते हैं। He saw his two brothers and his sister dash on plateau, lying on plateau। Okay, lying on plateau। डोजिंग विद देयर हेड्स। ठीक है, डोजिंग मतलब ये बस खराटे मार के सो रहे हैं। ओके, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो कैसे उनका हेड यूं नहीं ऐसे करके सो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो संक मतलब कि पूरा अंदर घुसेर के सो रहे अपना गर्दन। हिज फादर वाज प्रीनिंग। ठीक है, प्रीनिंग इसका मतलब क्या होता है? क्लीनिंग द फेदर्स। उसके फादर जो है वो फेदर्स को क्लीन कर रहे थे। डन। चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज मंडेला मीन टू से दैट ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर अलाइक, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही गुनहगार हैं इंसानियत को बिगाड़ने के लिए। तो मंडेला ये क्यों बिलीव कर रहे हैं? मंडेला बिलीव दैट ऑपरेसर इज अ प्रिजन ऑफ एंगर। ठीक है, जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचार करता है, आज देखो किसी कोई भी तुमको गाली कब देगा? जब वो गुस्से में होगा। तो पहले तो उसका खून, पहले तो अपना खून जलाएगा तब आपको डांटेगा या क्या? जैसे मम्मी अगर डांटती है तो पहले उनका खून जलता है। ठीक है, पहले वो 20 मिनट देखेंगे आपको हरकतें, आपकी हरकतें, उसके बाद आपको डांटेंगी, तो उनका खून जल जल के, तो मतलब जो अत्याचार करता है ना वो बेसिकली वो खुद गुस्सा नफरत उसमें जो है वो कैद है। एंड ही बिलीव दैट द ऑपरेसर इज द विक्टिम। ठीक है, वो खुद जो है वो नफरत का शिकार है, वो खुद फ्री नहीं। दिखने में तो फ्री है क्योंकि जेल के बाहर है, जेल के अंदर वाला कैदी, पर जेल के बाहर वाला की तो फ्री है, बट वो अपनी सोच से जो कैद है उसका क्या करना है। तो मंडेला ये बिलीव करते हैं दैट ऑपरेस्ड हैव नो कॉन्फिडेंस। उसके अलावा जो बंदा अत्याचार सहता है ना, गलती उसकी भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बोलते ना अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाले की गलती होती है। तो आप सह रहे हो तो वो कर रहे हैं आप पे अत्याचार। सो ही बिलीव दैट अ पर्सन कैन नेवर बी फ्री। ठीक है, एक बंदा जो है वो कभी भी फ्री नहीं होता अगर वो किसी और का फ्रीडम जो है वो छीन पाए। तो मंडेला ये बिलीव करते हैं कि दोनों ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को लिबरेट कर देना चाहिए। एंड द पीपल शुड लिव विद द डिग्निटी एंड द रेस्पेक्ट। ठीक है, इज्जत मान के समान जिए, बाकी नफरत वगैरह से तो कुछ हासिल नहीं होगा। Next, who was Lencho and what circumstances forced him to write the letter to God? अब लेंचो बेचारा गरीब सा फार्मर, ठीक है, हार्ड वर्किंग फार्मर था वो, और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। ठीक है, हिल था उसके ऊपर वो रहता था, और पूरे एरिया में, पूरे होल वैली में सिर्फ उसी का ही घर था वहां पर। तो लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को बिकॉज उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत आ गई थी, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना था, बिकॉज कि उसके जो क्रॉप्स थे वो सारे के सारे हेल्थ स्टॉर्म ने खराब कर लिए थे, और उसके बाद अभी इनकम का और कोई जरिया नहीं था। सो इन द लेटर ही एक्सप्रेस हिज फेथ इन गॉड एंड भगवान से उन्होंने मदद मांगी। ठीक है, नेक्स्ट।
हाउ डिड द नरेटर गेट आउट ऑफ स्टॉर्म इन द नाइट सेफली? तो ये जो पहले वाला था ना, वो सेम ही आंसर रहेगा इसका, इसके पहले वाले हमने देखा था ना। तो जो नरेटर है वो ओल्ड डकोटा प्लेन फ्लाई कर रहा था, रात तकरीबन 12 बज गए थे, और उसने बेसिकली पूरे ब्लैक क्लाउड्स देखे थे, और वो ब्लैक क्लाउड्स में पूरा उलझ गया, उसको आगे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, एंड ही लॉस्ट इनटू द स्टॉर्म। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, कंपास, सब जो है वो बंद पड़ गए थे। ठीक है, पूरा सेम आंसर ही, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, आपने पहले वो देख लिया है। नेक्स्ट, हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ एंड डेथ इज द प्रोसेस? अब किस्सा गौतमी ने ये खुद अपने एक्सपीरियंस से और बुद्धा की टीचिंग से रियलाइज किया कि जब उनके बेटे की जब डेथ हो गई थी, तो किस्सा गौतमी जो है वो डिवास्ट हो गई थी, पूरी टूट गई थी, और कैसे भी करके उनको अपनी बेटी की जिंदगी वापस चाहिए थी। तो बुद्धा जी ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी बेटी की जिंदगी वापस करूंगा, बट उसके बदले पहले आप मुझे एक मुट्ठी भर जो है वो मस्टर्ड सीड्स ला के दो, और वो जो सीड्स होंगे वो गांव के उस घर में से होने चाहिए जिस घर में कभी भी कोई मौत नहीं हुई हो, ठीक है, सबके सब अमर हो। तो किस्सा गौतमी ने रियलाइज किया कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सब एक जैसे ही हैं, और सब लोग जो हैं वो कैसे हैं, दे आर लाइक फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट्स, ठीक है, वो कंपेयर किया कर रहे हैं लाइट्स के फ्लिकरिंग, भाई बन जाओ, जिंदगी है, मरना है, ठीक है, अभी रोशनी है, कल अंधेरा है, इस तरीके से। सो शी रियलाइज दैट कि लाइफ और डेथ जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और किस्सा गौतमी का ये एक्सपीरियंस ही उसको हेल्प कर पाया ये एक्सेप्ट करने के लिए कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, एंड इट्स द नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है, कोई भी उनके बेटे को वापस नहीं ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? अब वली ने ना उन्होंने प्लान किया था कि वो 1 बजे, दोपहर की 1 बजे की बस पे चढ़ जाएंगी। वो बस जो है वो टाउन पे पहुंचाती है 1:45, ठीक है, तो 1 घंटा और 45 मिनट्स लेती है, और शी विल बी बैक होम अबाउट 2:45, ठीक है। देन शी फाउंड आउट दैट, अच्छा 45 मिनट्स का रास्ता है ना, एक 1 बजे वो बस में बैठेंगी, ठीक है, 1:45 को वो टाउन पहुंचेंगी, फिर वहां से जब वापस आएंगी तो 2:45 तक वो घर पे पहुंच जाएंगी, आधा घंटा वहां पे बस रुकेगी, आधा एक घंटा जो भी था। सो शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और जो फेयर था वो 30 पैसे था वन वे का, तो आने जाने का 60 पैसा हो गया, ओके, और जो पूरी ट्रिप थी वो 45 मिनट्स की थी। ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट, ठीक है, अगर वो अपनी सीट पे ही रहती है, नीचे नहीं उतरती है, तो उसको वहीं पर ही 30 पैसे दूसरे देने होंगे टू कम बैक, रिटर्न टू द होम। सो शी केयरफुली सेव्ड वॉट एवर द स्ट्रे कॉइन्स, मतलब कि जो भी उनको कॉइन्स दिए जाते थे ना, पैसे दिए जाते थे मम्मी के थ्रू, किसी के थ्रू, तो वो सब के सब पैसे जो है वो जमा कर रही थी, रेजिस्टिंग वेरी टेम्पटेशन, मतलब कि 8 साल की लड़की पे को इतना वो था ना कि वो अपने सारे के सारे डिजायर्स को ऐसे कंट्रोल कर रही है, यहाँ तक कि उसको पेपरमेंट खरीदना था, मेला लगा हुआ था गांव में, टॉय खरीदने थे, बलून खरीदना था, बट उसने नहीं खरीदे, एंड फाइनली ऐसे कर करके उन्होंने 60 पैसा सेव किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है सेक्शन ए। तो चलिए आप इसको रीड कर लीजिएगा एट राइट, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स दूँ, आप देख पा रहे होंगे कोई मैंने ज़्यादा ऐसे फ्लावरिंग वाली जो है लैंग्वेजेस वैसे नहीं ली, मैंने बहुत सिंपल वोकेबलरी ली है, ताकि आप 2 बार रीड करोगे, तीसरी बार आप खुद ही इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, प्री बोर्ड आने वाले हैं, प्लीज जल्दी से मेहनत करना शुरू कर लीजिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।